हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। कविता को श्रीकांत के साथ ब्याह होकर आए हुए 6 माह बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे अपने पति का व्यक्तित्व व स्वभाव ठीक से समझ में नहीं आया था। विवाह से पूर्व उसने अपने परिचितों व संबंधियों से बहुत कुछ सुना था श्रीकांत के बारे में। वह बहुत जॉली है, खुले दिमाग का है, साफ दिल का है और काफ़ी एडवांस विचारों का है। विवाह पूर्व उसने ढेर सारे सपने भी देखे थे अपने सुखद भावी जीवन को लेकर। जब श्रीकांत से उसका रिश्ता तय हुआ था, तब लगा था जैसे कोई मुंह मांगी मुराद उसे मिल गई हो। रोम रोम पुलकित हो उठा था उसका, मानो उसकी कल्पनाओं के चित्रों में सच का रंग भर दिया गया हो। एक बार मुलाकात हुई थी उसकी श्रीकांत से, उसकी बुआ जी के बेटे अमोल के विवाह की रिसेप्शन पार्टी में। अमोल ने ही उसका परिचय श्रीकांत से करवाया था। स्लेटी रंग के सूट में सजा धजा गौरवर्ण का श्रीकांत क्या खूब जच रहा था। आसपास की सभी युवतियों की निगाहें बार बार उसकी ओर उठ जाती थीं। इनसे मिलो कविता, यह है मेरा क्लास फेलो और क्लोज फ्रेंड श्रीकांत। नाम इसका ज़रूर शरद चंद्र के उपन्यास के मुख्य पात्र का है, कुछ पुराना सा, पर यह खुद है एकदम मॉडर्न, हरफन मौला और मस्त इंसान। इसकी बातें सुनोगी तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगी। कैसा भी दुखी इंसान हो, इसकी बातें सुनकर खिल उठता है। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्रीकांत बोला था, यह तो ऐसे ही पागल बना रहा है कविता जी। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। भला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास दवाइयों का गुणगान करने के अलावा और क्या हो सकता है। कभी गले की खिचखिच दूर करने वाली गोलियों की तारीफ, तो कभी खांसी दूर करने के लिए किसी सिरप की बात। श्रीकांत ने यह सब इतनी अदा से कहा कि कविता के साथ अमूल की नई नवेली दुल्हन और आसपास खड़े लोग भी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। और फिर तो उस दिन अमूल के ही आग्रह पर सभी मेहमानों के सामने श्रीकांत ने चुटकुले और मिमिक्री आइटम पेश करके लोगों को हंसा हंसाकर पागल कर दिया था। उस खुश मिजाज इंसान से मिलकर कविता को अच्छा लगा था। वह उसके बारे में सोचने लगी थी। वाकई उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात थी जो बरबस ही किसी को अपनी ओर खींच लेने की क्षमता रखती थी। श्रीकांत भी उस दिन पार्टी में सारा वक्त कविता के साथ ही रहा था। दोनों ने डिनर भी साथ ही लिया था। कविता ने कहा था, आज परसों बाद मैं खुलकर हंसी हूँ। बड़ा हल्का लग रहा है मन और मस्तिष्क दोनों को, वरना आज की इस टेंस लाइफ में हंसी तो एक रेयर चीज़ हो गई है। उन दोनों को साथ देखकर अमोल ने मजाक के लहजे में कहा था, क्यों भाई श्रीकांत, इतने लोगों में इंप्रेशन मारने के लिए तुम्हें क्या मेरी ही कजिन मिली थी। ज़रा बचकर रहना कविता इस आदमी से, लड़कियों पर डोरे डालने में माहिर हैं ये जनाब। अमोल की बात पर हो करके हंस पड़ा था श्रीकांत। कविता ने शर्मा कर कहा था, आप भी भैया कुछ भी कह देते हैं। कहने दो इसे, आज अपना मुंह नहीं खोलूंगा। किसी दिन तेरी सारी पोलें खोलूंगा बच्चू भाभी के सामने। अमोल के साथ साथ उसकी दुल्हन प्रभा भी हंस पड़ी थी श्रीकांत की इस बात पर। उस दिन की मुलाकात के बाद श्रीकांत तो नहीं मिला था कविता को, पर उसकी बातें, उसके व्यक्तित्व का खुलापन और उसका चुलबुलापन कविता को याद रह गया था। इच्छा तो हुई थी कि अमोल से श्रीकांत का फ़ोन नंबर ले, पर यह सोचकर नहीं ले पाई कि अमोल उसके बारे में क्या सोचेगा। थोड़ा सा आश्चर्य उसे इस बात का भी था कि इतनी देर इतनी घुल मिलकर बातें करने के बाद और कुछ निकटता में आने पर भी श्रीकांत ने उससे मिलने या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। हो सकता है शायद वह इस मुलाकात के बारे में भूल ही गया हो। श्रीकांत का फ़ोन तो नहीं आया, पर एक दिन अमोल उनके घर आया और कविता को अलग ले जाकर बोला, कविता एक ज़रूरी काम से मामा मामी के पास आया हूँ, एक रिश्ता लाया हूँ तेरे लिए, पर मैं सोचता हूँ पहले तुझसे ही बात कर ली जाए। वह झुंझलाए स्वर में बोली, अब इस बारे में मुझसे क्या बात करनी है। भैया ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, विवाह जब होना होगा तब हो जाएगा, मम्मी पापा जाने। ठीक है भाई, श्रीकांत तुझे पसंद नहीं है तो मना किए देता हूँ, कंधे उचकाते हुए अमोल ने कहा और बाहर जाने को मुड़ा ही था कि बरबस कविता के मुख से निकला, क्या आपके दोस्त श्रीकांत, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यह कहने के साथ ही उसके गाल लाल हो उठे। हाँ श्रीकांत, वही जो तुम्हारे साथ था उस दिन पार्टी में। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है। बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि मुझे रिश्ते की बात लेकर आना पड़ेगा, नहीं जानता था। कविता ने लज्जावश अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। अमोल ने अपने मामा मामी से बात की। दोनों परिवारों ने ठीक से एक दूसरे को देख व समझ लिया और फिर 2 माह बाद ही श्रीकांत और उसका विवाह हो गया। उस दिन लगा था कि सपने भी सच होते हैं, मनमांगी मुरादें भी पूरी होती हैं। मंदिर में कई बार भगवान से उसने यही तो मांगा था कि एक अच्छा सुलझे विचारों वाला जीवन साथी उसे मिले, और यह कामना करते हुए श्रीकांत का चेहरा ही उसकी आंखों के सम्मुख आया था और भगवान ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी थी। शादी के बाद कविता को महसूस होने लगा कि उसने जो सुखद सपने संजोए थे वे सपने ही रहेंगे। सबसे बड़ा धक्का तो उसे तब लगा था जब उसे श्रीकांत के खुद के फ्लैट के बजाय एक किराए के फ्लैट में जाना पड़ा था, जबकि श्रीकांत ने यही बताया था
कि उसका अपना फ्लैट है, गाड़ी है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। पर यहाँ तो हकीकत कुछ और ही थी। श्रीकांत का अपना कोई फ्लैट नहीं था, जो था वह किराए का। फ्लैट की बनावट भी मामूली थी और लोकेलिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसके अलावा ना उसके पास गाड़ी थी, ना बैंक में कोई विशेष रकम। वैसे कविता को ना गाड़ी की हसरत थी और ना मोटे बैंक बैलेंस की। हाँ, वह इतना ज़रूर चाहती थी कि उसका अपना एक सलोना सा घर हो, जिसे वह अपने हाथों से संवार सके। मकान अच्छी लोकेलिटी में हो, जहाँ अच्छी सोच वाले लोग हों। उसे बुरा लगा कि श्रीकांत ने उसके घर वालों से झूठ बोला था। जब उससे यह सब सहन नहीं हुआ तो उसने पूछा, श्रीकांत, यह आपका अपना फ्लैट नहीं है? आपने तो बताया था कि आपके पास शानदार फ्लैट है, कार है और बैंक बैलेंस है। श्रीकांत ने एस्ट्रे में बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को बुझाते हुए कहा, यह सच है कि इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है और जो कुछ है तुम्हारे सामने है। फिर आपने क्यों झूठ बोला था? उसने तल्खी से कहा। श्रीकांत ने दार्शनिक की सी मुद्रा बनाकर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था कविता। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी सोच लिया था कि मैं विवाह करूंगा तो तुम्ही से। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई लव यू कविता। तुम्हें पाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, इस बात का कोई अफसोस मुझे नहीं है। कविता हतप्रभ से श्रीकांत को देखती रह गई। इतना ही कहा उसने, श्रीकांत, अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो दूसरी सब चीज़ें मेरे लिए बेमानी हैं। ना तो मुझे कार में बैठने का शौक है, ना ज्वेलरी का, और ना अनाप शनाप खर्च करके दूसरों को अपनी रईसी दिखाने का। आप मुझे प्यार करते हैं, यह बहुत है मेरे लिए। विवाह के बाद 3 दिन की छुट्टियां खत्म होने पर श्रीकांत अपने जॉब पर चला गया। वे ना तो हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर गए और ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर ही गए। श्रीकांत की टूरिंग जॉब थी, अक्सर उसे बाहर रहना पड़ता था। उसके टूर पर जाने के बाद वह स्वयं को बेहद अकेला महसूस करती थी। टीवी भी देखती तो आखिर कितनी देर तक, ज़्यादा ही बोर हो जाती। अपने घर पर या सहेलियों को फ़ोन कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि श्रीकांत के दोस्तों संबंधियों की कमी थी, पर कहीं से भी पार्टी या किसी आयोजन का निमंत्रण आता तो वह टाल देता था। यह बात कविता को बड़ी अजीब लगती थी। उसने तो सोचा था कि वह सच संवर कर श्रीकांत के साथ पार्टीज में, शॉपिंग पर या घूमने के लिए जाएगी तो लोग उनकी जोड़ी को देखते रह जाएंगे। पर यहाँ तो मामला ही अलग था। या तो श्रीकांत अकेला चला जाता था या फिर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता था। कविता ने एक दिन आक्रोश में पूछ ही लिया, एक बात बताइए श्रीकांत, आप मुझे पार्टीज में या अपने साथ घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाते? जानते हैं मेरा कितना दम घुटता है इस चारदीवारी में। श्रीकांत, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी घूमना फिरना अच्छा लगता है। और फिर मैं तो खुले वातावरण में पढ़ी लिखी और बड़ी हुई हूँ। ऐसा लगता है इस विवाह ने मेरे पाँव में पेड़ियाँ डाल दी हों। कविता की इस बात पर एक बार तो अचकचा गया श्रीकांत। कुछ कहते नहीं बना उससे। बोलते क्यों नहीं? क्या मुझे कैद करने के लिए विवाह किया था मुझसे? कविता की आवाज़ में तल्खी बढ़ गई। दरअसल मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ कविता। आई लव यू सो मच दैट आई ऑलवेज फील इनसिक्योर। सोचता हूँ कि कुछ अनहोनी ऐसी ना घट जाए जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। मैं तो टूर पर जाने के बाद भी तुम्हें लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। श्रीकांत की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कविता। आज के इस दौर में जीने वाले पढ़े लिखे इंसान के इतने घटिया और उलझुल विचार हो सकते हैं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस व्यक्ति की मेंटालिटी को क्या कहा जाए? कोई और सुने तो इसकी मूर्खता पर हंसेगा या इसे पागल समझेगा। उसकी इच्छा हुई ऐसे अनइंटेलेक्चुअल पर्सन को इसी वक्त छोड़कर मायके चली जाए, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसे अमोल पर बेहद गुस्सा आया, जिसने श्रीकांत के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया था। लेकिन बाहर से स्मार्ट और हंसमुख दिखने वाला यह शख्स किसी मानसिक रोगी से कम नहीं था। पार्टीज में रंग जमा देने और हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले व्यक्ति की हकीकत मनहूसियत और मानसिक रुग्णता से भरपूर थी। उसे लगा जैसे उसके सतरंगी सपनों से यकायक किसी ने सारे रंग चुराकर उन्हें बेरंग करके बदसूरती का जामा पहना दिया हो। एक रात उस बिल्डिंग में 2 बजे अचानक हंगामा हो गया। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स के लोग किसी महिला की चीखों से जागकर घरों से बाहर निकल आए। जो घटना हुई थी उसे जानकर सबकी आंखें फटी रह गईं। फ्लैट नंबर 25 में रहने वाली सुरभि ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। बैंक कर्मचारी भावेश कुलकर्णी ने भड़ास निकाली, अरे आत्महत्या नहीं करती तो क्या करती? आदमी की शक करने की आदत से परेशान थी। बाहर निकलकर खड़ी होती तो सोचता किसी से आंखें चार कर रही है। सब्जी सौदा लेने जाती तो पीछे पीछे जासूसी करने जाता। किसी व्यक्ति से बातें करते देख लेता तो मारपीट पर उतर आता था। उसका जीना हराम कर दिया था। कविता यह सुनकर कांप गई अंदर ही अंदर। उसे लगा श्रीकांत भी सुरभि के पति का प्रतिरूप है। बीवी को लेकर इतना भी क्या पजेसिव होना कि उसका हंसना बोलना घूमना, यहाँ तक कि सोचना भी प्रतिबंधित कर दे। कहीं उसे भी श्रीकांत ऐसी ही किसी स्थिति में तो नहीं पहुंचा देगा कि उसके पास भी आत्महत्या के अलावा कोई चारा ना रहे।
अब उसे कुछ करना ही होगा, दृढ़ निश्चय कर लिया उसने। तभी श्रीकांत ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो कविता, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। कोई शराब पीकर उत्पात करता है तो कोई आग लगाकर दहशत फैला देता है। अपने को क्या लेना देना। कविता ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, लेकिन मुझे लेना देना है। मैं जानना चाहती हूँ कि सुरभि को उसके आदमी ने इतना क्यों मजबूर कर दिया था कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। इस आदमी को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने अपनी पत्नी की स्वतंत्रता का हनन किया और आत्महत्या को मजबूर किया। इसके लिए तो फांसी की सज़ा भी कम होगी। यह कहते हुए कविता के हाथों की मुट्ठियां भिज गईं। श्रीकांत आश्चर्य से उसकी ओर देखता रह गया। तभी पुलिस आ गई। फोटोग्राफरों ने मृतिका की फ़ोटो लिए। पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और पूछताछ के लिए सुरभि के पति को अपने साथ थाने ले गई। कविता भीड़ में खड़ी यह सब कार्यवाही देखती रही। इस बार श्रीकांत दौरे पर गया तो कविता अपने मायके चली गई। उसने पहला काम किया वह था अपनी सहेली अर्चना भालेराव को फ़ोन किया कि वह तुरंत जॉब चाहती है। अर्चना के पापा एक बड़ी गारमेंट कंपनी के जनरल मैनेजर थे। कविता के पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा भी था। अर्चना के सहयोग से उसे जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। संयोग से ऑफिस असिस्टेंट का एक पद भी खाली था। जॉब पाकर कविता संतुष्ट थी। जीवन में आए खालीपन को दूर करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसका अपने को जॉब में व्यस्त रखना ज़रूरी था, वरना बंद कमरों के बीच तो उसकी ज़िंदगी पंख कटे परिंदे के समान हो चली थी। श्रीकांत ने तो उसके अस्तित्व की जैसे हत्या ही कर दी थी। पूरे 5 दिन बाद श्रीकांत टूर से लौटा तो फ्लैट में कविता को ना पाकर घबरा गया। आसपास पूछने पर जब पता नहीं चला तो उसने ससुराल में फ़ोन किया। कविता ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी। हेलो कविता, तुम बगैर बताए ही वहाँ चली गई। मैं आ गया हूँ, तुम तुरंत चली आओ। घबराए स्वर में श्रीकांत ने कहा, फिलहाल मैं घर नहीं आऊँगी। मैं घर की 4 दीवारी के भीतर घुटकर मरना नहीं चाहती हूँ। आपने मुझे अपनी पत्नी नहीं बंदिनी बना लिया है। मेरी स्वतंत्रता का हनन किया है। मैं खुली हवा में सांस लेकर जीने की आती हूँ। मैंने अपनी आज़ादी का रास्ता चुन लिया है। सैमसन गारमेंट्स में जॉब कर ली है मैंने। जिस दिन आप आश्वस्त करेंगी कि मैं एक पिंजरे की मैना नहीं वरन एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली नारी और आपकी इज्जतदार पत्नी हूँ, उस दिन मैं पुनः आपके घर की जीनत बनकर आऊंगी। यह कहकर कविता ने फ़ोन रख दिया।